बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 4.1 है। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 26 टू ऑनवर्ड सॉल्व करने वाले हैं। देखें, टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल इन एक्सरसाइज 15 टू 30। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। Find the absolute maximum and absolute minimum values of each function on the given interval. Then graph the function. Identify the points on the graph where the absolute extrema occur and include their coordinates. देखें, सादा सी बात है, मैं आपको ये समझाता हूँ कि हमने फंक्शन जो गिवन होगा उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना होगा। फिर हमने फंक्शन का ग्राफ जनरेट करना होगा। फिर ग्राफ में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम को प्लॉट कर देंगे, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला पॉइंट और एब्सोल्यूट मिनिमम वाला पॉइंट हाईलाइट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टेप बाय स्टेप अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए, एक बात स्टूडेंट जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ वो ये है कि अगर आप थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन के अलावा अगर आप कोई और एडिशन पढ़ते हैं तो जिस भी एक्सरसाइज को आपने समझना है उस सेक्शन का नाम देखें। जिस तरह इस सेक्शन 4.1 का नाम है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, तो आप अपने सेक्शन का नाम देखें और फिर मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में अपने सेक्शन का नाम ढूंढें कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ, फिर वो जो भी एक्सरसाइज बनती है आप उसको स्टडी करें। ठीक है, अगर थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन के अलावा कोई और एडिशन है तो ठीक है, क्योंकि मैं थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन फॉलो करवा रहा हूँ। तो उसका स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखें। एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल है ना। मैंने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास, टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और थीटा जो है वो आपके पास डोमेन है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, नेगेटिव पाई/3 किसके इक्वल होता है, नेगेटिव आपके पास 60, और पाई/4 किसके इक्वल होता है 45। ये मैं इस सूरत में लिख रहा हूँ, ठीक है, वरना इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास आगे इनकी वैल्यू निकालना आसान हो। ठीक है, अब देखें, मैंने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर ये एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ये ना इस पूरी डोमेन में यहाँ पर डिफाइन है। ठीक है, जो मर्जी यहाँ पर थीटा एंगल यहाँ जो मर्जी उठाओगे, जो मर्जी यहाँ से इस डोमेन से वैल्यू उठाएं यहाँ पुट करें, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करता है। फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है इंटायर डोमेन में। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज डिफाइन ओवर द इंटायर डोमेन। ठीक है, तो अगर ये तो फिर पूरी डोमेन में डिफाइन है, तो अगर कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है कि जिस पर ये अनडिफाइन हो, तो फिर वो अगर लेट्स सपोज किसी पॉइंट के ऊपर अनडिफाइन होता तो फिर वो पॉइंट इसका क्रिटिकल पॉइंट बन जाता। ठीक है, तो अनडिफाइंड के केस में तो कोई भी इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं बन रहा, तो क्रिटिकल पॉइंट तो इसका फिर अनडिफाइंड के केस में नहीं होगा। जब क्रिटिकल पॉइंट तभी निकल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट तभी निकल सकते हैं जब एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा को मैं जीरो के इक्वल रख दूं और थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द क्रिटिकल पॉइंट इज वेयर एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब है सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, और सीकेंड स्क्वायर थीटा का मतलब ये है कि अंदर सीकेंड थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। अब सीकेंड थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर थीटा की जो मर्जी वैल्यू रखो ये कभी भी जीरो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि ये सीकेंड थीटा इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन का तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई भी थीटा ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है इसके नो क्रिटिकल पॉइंट, इसके कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अनडिफाइंड तो ये हो नहीं रहा, इस डोमेन में किसी पॉइंट के ऊपर तो अनडिफाइंड नहीं हो रहा, ये इसकी वैल्यू कोई ना कोई एग्जिस्ट करती है। तो जीरो के इक्वल रखने के ऊपर थीटा की कोई वैल्यू नहीं निकल के आ रही है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होंगे। अच्छा, अब हम एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर ये बस नेगेटिव पाई/3 है ना, ये नेगेटिव 60 होता है, इसके ऊपर वैल्यू चेक करते हैं। तो ये पाई/4 जो है वो 45 के इक्वल होता है। ये इसके ऊपर हम इस फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं स्टूडेंट। एफ ऑफ नेगेटिव पाई/3 रखें या नेगेटिव 60 रखें, बात एक ही है। और टेन थीटा, थीटा के एंगल में मैं पुट कर रहा हूँ टेन, और थीटा, थीटा हमारे पास नेगेटिव 60 है। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और टेन 60 आपको पता है 3 अंडर रूट के इक्वल होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह एफ ऑफ 45 पुट करेंगे थीटा के एंगल में यहाँ पर, तो टेन 45 बन जाएगा ये टेन 45, और टेन 45 आपको पता है ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास पॉइंट कौन सा मिल गया आपको, एक पॉइंट आपको ये वाला मिल गया कि नेगेटिव 60
और ये आपके पास नेगेटिव 3 अंडर रूट किसके इक्वल होती है 1.73 के, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट पेयर कौन सा बन रहा है 45,1, ये इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब हम ये देखते हैं कि इनमें से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सा होगा स्टूडेंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ ना, इस पॉइंट की, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर 45 है और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास 1 है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये हाईएस्ट पर है। और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो आपके पास -60 है, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास -1.73 है, जो कि एक्स एक्सिस के नीचे है, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब है ये लोएस्ट पर है। तो यहाँ से हमें क्या नजर आ रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो ये वाला पॉइंट है, एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो ये वाला है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो कौन सा हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम? एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया 1 एट एक्स तो नहीं है यहाँ पर, थीटा है, इज इक्वल टू 45। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी है आपके पास स्टूडेंट? -1.73 एट थीटा इज इक्वल टू -60 स्टूडेंट, इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने लेट कर लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। देन y की वैल्यू क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू टेन थीटा। और थीटा हमें पता है कि हमारे पास डोमेन है -60 से लेकर 45, ये यहाँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं और यहाँ पर भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं, ये देखें, ठीक है। अब हम इनके दरमियान में वैल्यू चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं -60 पर तो वैल्यू चेक कर चुके हैं, -30 पर वैल्यू चेक करता हूँ। एट थीटा इज इक्वल टू -30, तो यहीं पर होगा -60 से लेकर -60 से लेकर 45 हमारे पास डोमेन थी, इसमें -30 पड़ा हुआ है, तो इस पर वैल्यू चेक करें। देन y की वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पर 10, यहाँ पर -30 पुट करें और इसे सोल्व करें तो -0.57, इस तरह से, ठीक है। एट नेक्स्ट थीटा इज इक्वल टू, मैं पुट करता हूँ 0, देन y की वैल्यू क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू 10, 0 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से एट थीटा इज इक्वल टू 30 में पुट करूँ, देन y की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 0.57 की। तो यहाँ से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट पेयर कौन सा वाला बनता है? -30, -0.57। इसी तरह से एक आपके पास पॉइंट बनता है थीटा 0 है और y भी आपके पास 0 है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपके पास थीटा 30 है और आपके y की वैल्यू 0.57 के इक्वल आई है स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह पॉइंट वाली वैल्यूज भी होंगी, इनके दरमियान इन्फिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या पॉइंट्स जो हैं वो लाइक करते हैं, उन पर अभी आप वैल्यू चेक करके देख सकते हैं। ये पॉइंट मैंने इसी वजह से निकाला है ताकि मुझे पता चले ग्राफ जो है वो किस तरह से होके गुजर रहा है इन पॉइंट को टच करके, ठीक है। अच्छा अब मैंने जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू निकाली थी ना, वो मैं प्लॉट करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वैल्यू मैंने निकाली थी ना, एक्स एक्स के ऊपर आपके पास या थीटा एक्सिस के ऊपर आपके पास -60 है और वाई के ऊपर आपके पास -1.73 है, तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर लाई कर दिया। देखें ये अगर वाई के ऊपर -1 है तो -1.73 यहाँ पर होगा, तो पॉइंट आपके पास ये यहाँ पर लाई करता है, देखें इस तरह से, ठीक है। और बिल्कुल सेम इसी मेथड से एक्स एक्सिस के ऊपर 45, वाई एक्सिस के ऊपर आपके 1 है, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर लाई करता है। अब बाकी जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं उनको भी जरा पुट कर देते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर ये थीटा एक्सिस के ऊपर आपके पास -30 है, ये -30 है, और वाई एक्सिस के ऊपर 0.75 है, तो ये है पॉइंट आपके पास बेसिकली ये लगभग यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। इसी तरह से देखें क्योंकि -1 यहाँ पर है ना, तो ये -0.5 होगा, उससे थोड़ा आगे यहाँ पॉइंट लाई करता है, और ये आपके पास ओरिजिन का पॉइंट यहाँ पर लाई करता है। और एक्स एक्सिस या थीटा एक्सिस के ऊपर आपके पास 30 है और वाई एक्सिस के ऊपर 0.5 है, तो अगर ये 1 है तो 0.5 यहाँ पर होगा, तो पॉइंट आपके पास यहाँ पर लेकर है। इसका मतलब है ग्राफ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब मैंने तो इनमें से रेंडमली कोई पॉइंट्स उठा के ना उनके ऊपर चेक किया कोऑर्डिनेट पेयर और फिर उनको प्लॉट किए। इनके दरमियान भी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, -60 टू 45 तक। तो वो मैं जब पुट करूंगा कभी वैल्यू यहाँ मिलेगी, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरह से मुझे वैल्यूज जो हैं वो मिलती रहेंगी स्टूडेंट। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कर्व जनरेट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जो कि कौन सा वाला पॉइंट है आपके पास 45, 1 वाला पॉइंट है, और ये वाला कौन सा है
एब्सोल्यूट मिनिमम वाला पॉइंट है, जो कि -60 टू -1.73 वाला पॉइंट है स्टूडेंट, ये इस तरह से, ठीक है। अब हम बिल्कुल सेम इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 27 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। बिल्कुल सेम इसी मेथड से देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है। आपके पास जी ऑफ एक्स फंक्शन इक्वल है कोसिकेंड एक्स की, और एंगल π/3 से लेकर 2π/3 है, यानी कि π/3 आपके पास होता है 60 और 2π/3 होता है आपके पास 120। एक्स जो है, जो कि एंगल है, वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 60 टू 120, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं सबसे पहले। जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स, ठीक है, ये मैंने उसका डेरिवेटिव लेके। अच्छा, अब देखें जो एक्स है वो डोमेन है कहाँ से लेकर, यहाँ पर देखें ना, ये आपके पास π/3 होता है 60, और ये 2π/3 होता है 120, ये आपके पास डोमेन है, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। ऐसा पॉइंट होता है जो डोमेन से उठाया हुआ होता है, और वो जिस पर फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का आपके पास बन जाए अनडिफाइंड बन जाए, ठीक है। यहाँ पर तो कोई भी अनडिफाइंड नहीं बन रहा, 60 पुट करें, 61, 62 अप टू सो ऑन 120 पुट करें, जो मर्जी इनके दरमियान वैल्यूज पुट करें ना, इसका कोई ना कोई आंसर बन जाएगा, कोई ना कोई कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल सकते हो। वो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करता है। फंक्शन जो है डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफाइन है। तो अनडिफाइन तो है नहीं, अगर अनडिफाइन होता तो वो पॉइंट फिर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट बन जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनडिफाइंड के केस में तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं बन रहा हमारा। हाँ, अलबत्ता क्रिटिकल पॉइंट बन सकता है जब जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स को मैं 0 के इक्वल रख दूं और सोल्व करूं, फिर एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो वो मैं से लिखता हूँ, तो देखें जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ना, यहाँ पर जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब ये 0 है, यानी कि माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ये देखें ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, और फिर कोसिकेंड को मैं लिख सकता हूँ 1/sin x, और इसी तरह कॉट को मैं लिख सकता हूँ cos x डिवाइडेड बाई sin x, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के स्टूडेंट। अब ये देखें, नीचे साइन स्क्वायर x बन रहा है, और इस तरफ 0 की तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा cos x इज इक्वल टू 0 के स्टूडेंट। अच्छा, cos x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x क्या हो कि उसमें एंगल cos के एंगल में पुट करूं तो वो मेरे पास 0 बन जाए, तो डेफिनेटली x को यहाँ पर आपके पास फिर 90 होना चाहिए, क्योंकि cos 90 0 पर लिखता हूँ x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 90 स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखें ना, डोमेन में ना हमारे पास यहाँ पर देखें ना, -90 तो नहीं है, +90 अलबत्ता यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ x इज इक्वल टू +90, जो कि बिलोंग कर रहा है इस डोमेन से 60 120 डोमेन से बिलोंग कर रहा है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इज इक्वल टू +90 इज द क्रिटिकल पॉइंट, इज द क्रिटिकल पॉइंट, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा स्टूडेंट। और क्योंकि -90 तो डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहा था ना, +90 बिलोंग कर रहा है, तो +90 हमारे पास क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा स्टूडेंट। अच्छा, अब मैं क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू निकालता हूँ। बस जी ऑफ एक्स फंक्शन इस तरह से डिफाइन था, कोसिकेंड एक्स, एक्स में आप पुट कर रहे हैं +90, जो कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट था, तो क्या बन जाएगा, जी ऑफ 90 इज इक्वल टू कोसिकेंड 90। अच्छा, कोसिकेंड 90 को आप लिख सकते हैं 1/sin 90, और sin 90 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, तो 1/1 का मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू में कोऑर्डिनेट कौन सा वाला बन जाएगा, 90,1 का बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू चेक कर लेता हूँ। एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू चेक करने का मतलब क्या है मेरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 में जो डोमेन गिवन थी ना, उसके जो बाउंड्री पॉइंट या जो एंड पॉइंट है उनके ऊपर वैल्यू चेक करें। एक x की जगह π/3 पुट करता हूँ, एक x की जगह मैं 2π/3 यानी कि 120 पुट करता हूँ स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप। तो देखें, मैं सबसे पहले फर्स्ट एंड पॉइंट पुट करता हूँ, जी ऑफ π/3, π/3 होता है 60, जी ऑफ 60 पुट करें तो ये बन जाएगा आपके पास कोसिकेंड 60, और कोसिकेंड 60 का मतलब ये होता है 1/sin 60। अच्छा, अब साइन 60 का मतलब क्या होता है, 1/sin π/3 या sin 60, वो इक्वल होता है 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट के।
अच्छा, इसे जब मैं कैलकुलेटर से सोल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1.15 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास पेयर कौन सा वाला बन जाएगा आपके पास, मैं इसे पेयर यानी कोऑर्डिनेट टाइप में मैं लिखूँ 60, 1.15, क्योंकि आगे मैंने प्लॉट करना है ना, इसी वजह से मैंने इसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट लास्ट एंड पॉइंट आपके पास कौन सा था, g(120) जो कि आपके पास 2π/3 के इक्वल था ना, कोसिकेंट 2π/3 यानी कि कोसिकेंट 120। अच्छा, अब कोसिकेंट 120 किसके इक्वल होता है, मैं इसे लिख सकता हूँ 1/sin 120। अच्छा, अब फर्दर मोर 1/sin 120 यानी 120 है ना, इसे मैं दोबारा उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी कि साइन आपके पास क्या था 2π/3 था, वैसे ही मैंने इसे लिख दिया है। और ये 1/, और ये देखे ना ये साइन, अच्छा इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π/3 को मैं लिख सकता हूँ π-π/3, क्योंकि जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ये मैं वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ किसी ना किसी तरीके से, 1/। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π-π/3 को मैं लिख सकता हूँ साइन इंटू π/3। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लगाया, एक ट्रिक लगाई है। मैं पता है कि साइन π-π/3 ये इक्वल होता है आपके पास साइन π/3। तरीका ये है, देखे ना ये पाई है आपके पास, पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 90। जब 90 का मल्टीपल, यहाँ पर 90 का मल्टीपल क्या है 2 है, जो कि इवन है। जब 90 का मल्टीपल 2 इवन हो तब साइन को साइन ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है, चेंज नहीं करते। अगर 90 का मल्टीपल जिस तरह 1 होता, ऑड होता, तो फिर साइन चेंज हो जाता कॉज में, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि पाई है, पाई को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 × 90। यहाँ पर 90 का मल्टीपल 2 जो कि इवन है, इवन होने की वजह से साइन जो है वो साइन में ही रहेगा। इसको देखें π/3 को, π/3 होता है आपके पास 60, ठीक है। 60 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो यहाँ पर आपके पास π/3 आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव π/3 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है समझने की, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अच्छा, मजीद इसको आगे देखते हैं। अब ये साइन 60 ये बन गया ना, ये चीज 1/, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/sin π/3 को स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ 60, और 1/sin 60 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.15, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.15 के इस तरह से। तो इसका भी आपके पास कोऑर्डिनेट पेयर जो है वो ये वाला बनता है, ये देखें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट पेयर कौन सा वाला बन रहा है, इसका भी आपके पास बन रहा है 120,1.15 इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको ना यहाँ से भी पता चल जाना चाहिए इस पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट मैंने निकाले ना, ये 3 पॉइंट आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। इन्हीं की मदद से आपको पता चलेगा कि कौन एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और कौन एब्सोल्यूट मिनिमम है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर 60 है और वाई एक्सिस के ऊपर आपके 1.15 है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास 120 है तो 60 से थोड़ा आगे होगा, मतलब यहाँ पर अगर 60 है तो ये थोड़ा आगे होगा, यहाँ पर 120 होगा, ठीक है। तो उसके बाद वाई एक्सिस के ऊपर 1.15 है, तो वाई एक्सिस के ऊपर तो सेम है ना, तो इसका मतलब है ये दोनों हाईएस्ट के ऊपर शो हो रहे हैं। और ये अगर इसकी बात करें तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास 90 है और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास 1 है। 1 कम है, 1.15 ज्यादा है, तो 1.15 ऊपर होगा, 1 नीचे होगा, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो ये इसका मतलब है ये दो जो पॉइंट है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाले पॉइंट है, क्योंकि इनके ऊपर वाई सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट मैक्सिमम कौन सा वाला हो गया, ये 2 पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। कौन सा, 1.15 एट x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 120। इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम वाला पॉइंट कौन सा हो गया, जो पहले मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सा हो गया, 1 हो गया एट x इज इक्वल टू 90 के ऊपर स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं फंक्शन का कर्व जनरेट करता हूँ स्टूडेंट। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि आपके पास y इक्वल है g(x) के, ठीक है। देन y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू कोसिकेंट x के, और x जो है वो डोमेन आपको पता है हमारे पास 60 to 120 है, ये इस तरह से। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, मैं पुट कर लेता हूँ लेट्स सपोज इन एंड पॉइंट पर तो वैल्यू चेक कर चुका हूँ, इनके दरमियान में मैंने वैल्यू चेक नहीं की। मैं मिसाल के तौर पर एट
x इज इक्वल टू कि एंड पॉइंट के ऊपर तो मैं वैल्यू चेक कर चुका हूँ ना, 60 के ऊपर भी चेक कर चुका हूँ, 120 के ऊपर भी मैं चेक कर चुका हूँ, इवन के क्रिटिकल पॉइंट जो कि 90 आया था उसके ऊपर भी मैं चेक कर चुका हूँ। अब मैं रेंडमली कोई पॉइंट उठाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं 100 उठा लेता हूँ, 100 यहाँ पर बिलोंग करता है ना, देन y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y इज इक्वल यहाँ पर 100 पुट करें ना तो यहाँ पर यानी फिर y की वैल्यू बन जाएगी 1.02। तो कोऑर्डिनेट पेयर आपके पास कौन सा वाला बनता है, 100, 1.02 ये वाला। इसी तरह से और भी वैल्यूज आप उठा के यहाँ पर चेक कर सकते हैं इजीली। इसी वजह से पॉइंट मैं निकालता रहता हूँ ताकि मुझे पता चले कर्व जो है इन पॉइंट से होके गुजर रहा है। अच्छा, पहला मैंने जो पॉइंट निकाला था ना, इस पॉइंट को देख लेते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। एंड पॉइंट के ऊपर पॉइंट कौन सा वाला बन रहा है, 120 है एक्स एक्स के ऊपर, और वाई एक्स के ऊपर आपके पास 1.15 है। तो पॉइंट आपके पास एक्स एक्स के ऊपर देखें 120 ये है, और वाई एक्स के ऊपर 1 पॉइंट, अगर ये 1 है तो 1.15 बेसिकली इसके ऊपर होगा ना, वो यहाँ पर होगा कोई, ठीक है। इसी तरह से देखें दूसरा आपके पास ये वाला एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आई थी ना, ये वाली, इस वाले पॉइंट को देखते हैं, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पर लाइक कर रहा है, एक्स एक्स के ऊपर आपके पास 60 है, वाई एक्स के ऊपर आपके पास 1.15 है। तो यहाँ पॉइंट देखें, ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। एक्स एक्स के ऊपर 60 है, वाई एक्स के ऊपर 1.15 आया है। बाकी जो पॉइंट मैंने निकाले थे ना, उस पॉइंट को भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिटिकल पॉइंट जो मैंने निकाला था वो कहाँ पर है आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला था ये वाला, क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू 90,1, एक्स एक्स के ऊपर आपके पास 90 है, वाई एक्स के ऊपर आपके पास 1 है। तो इसका मतलब है ये देखें वाई एक्स के ऊपर आपके पास 1 यहाँ पर, ये वाई एक्स है आपके पास, ठीक है, और एक्स एक्स के ऊपर आपके पास 90 है। तो पॉइंट आपके पास ये यहाँ पर लाई करता है, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, बाकी जो पॉइंट मैंने निकाले थे ना, उन पॉइंट को भी पुट करते हैं। इस पॉइंट को मैंने ये वाला निकाला एक रेंडमली, एक्स एक्स के ऊपर आपके पास 100 है, तो 100 लेट्स सपोज यहाँ पर होगा, ठीक है। और वाई एक्स के ऊपर 1.02 है, तो पॉइंट आपके पास ये यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। इसी तरह से और भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, इन 60 और 120 के दरमियान इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जब वो हम यहाँ पर एक्स की जगह रखेंगे और यहाँ पर एक्स की जगह रखेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी कोऑर्डिनेट पेयर, और बहुत सारे बनते जाएंगे, कुछ वैल्यू यहाँ पर ले करेंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरह से, कुछ यहाँ। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कर्व आपके पास इस तरह से जनरेट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ये भी आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम है स्टूडेंट, ठीक है। और ये नीचे वाला कर्व का सबसे हाई लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो एब्सोल्यूट मिनिमम होता है। ऊपर वाले क्योंकि दोनों हाईएस्ट थे तो दोनों आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गए, नीचे वाला क्योंकि आपके पास लोएस्ट पर था दोनों, तो नीचे वाला आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया। तो एक मरतबा दोबारा इसे लिख भी लें कि एब्सोल्यूट मिनिमम वाला कौन सा है, आपके पास 90,1 वाला है, और यहाँ पर आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये वाला कौन सा है आपके पास 60,1.15, और ये आपके पास है 120,1.15, ये इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट।